हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा टला नहीं है। बार बार हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। हमने एक मुहिम भी शुरू की है #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनिए। दूसरी लहर में केसेस कम हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस खतरे से बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर सुशील कुमार से जुड़ी हुई आ रही है। सागर पहलवान हत्याकांड के आरोपी पहलवान सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मतलब यह है कि सुशील कुमार अभी जेल में ही रहेंगे। इससे पहले सुशील को आज मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। मंडोली से तिहाड़ जेल शिफ्ट करते वक्त कुछ पुलिस वालों ने आरोपी सुशील कुमार के साथ तस्वीर खिंचवाई। सुशील कुमार की ये तस्वीर सामने आई जिसमें वो चारों तरफ से लोगों से घिरे नजर आए। सुशील कुमार भी जमकर पोज देते नजर आए। पुलिस वाले सुशील के साथ फोटो सेशन कराते नजर आए, वो भी तब जब सुशील को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सुशील कुमार को मंडोली से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, ये तस्वीरें जरा देखिए। प्रोटोकॉल का पालन आप नहीं कर रहे हैं और जिस पर अभी जो आरोपी बताया जा रहा है, जिस पर केस चल रहा है, आप उसके साथ फोटो सेशन करा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आरोपी सुशील पहलवान को जब मंडोली जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा रहा था, उस समय का ये मामला है। और उस समय जो आसपास जो बताया जा रहा है कि जो सुशील पहलवान के आसपास जो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जो फोटो सेशन चल रही है, ये दिल्ली पुलिस के ही स्टाफ है, वही खिंचवा रहे थे। और देखिए, ये ऐसा समय है जब कोविड के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका था कि जो आरोपी हैं उनके सेहत का ध्यान में रखते हुए कई आरोपियों को कई देशों को पेरोल दिया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए, किसी को फोटो सेशन के दौरान कोई भी पुलिस का जो अधिकारी जो ये बताया जा रहा है, किसी ने मास्क नहीं पहना है, ना ही सुशील पहलवान ने मास्क पहना हुआ है। तो बहरहाल अब दिल्ली पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल अभी वो कुछ नहीं कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी। और इससे पहले सुशील पहलवान को पेश किया गया था रोहिणी कोर्ट में। रोहिणी कोर्ट में आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, इस वजह से पेश किया गया था। रोहिणी कोर्ट ने 9 जुलाई तक सुशील पहलवान की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है, यानी सुशील पहलवान को अभी 9 जुलाई तक तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए। उधर बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर कि अब से कुछ देर में एनआईए की टीम जांच के लिए दरभंगा स्टेशन पहुंचेगी। न्यूज़ 18 के पास उस पार्सल को बुक किए जाने की एक्सक्लूसिव रसीद है। ये पार्सल 15 जून की रात 9:49 पर बुक किया गया था, जबकि उस दौरान शहर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू था। पार्सल मोहम्मद सूफियान ने बुक किया और पाने वाले का नाम भी सूफियान ही लिखा गया था। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट को लेकर आज एनआईए जांच के लिए आ रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं यही 2 शख्स हैं जो उस दिन पार्सल लेकर यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद धमाका हो गया एकाएक। कहाँ से पार्सल लेके आए थे और फिर यहाँ पर रखते समय क्या हुआ? नहीं, हम लोग 5 आदमी थे। 5 आदमी का ग्रुप है। हम लोग प्राइवेट आदमी है। 2 नंबर से माल उठाकर जो है सो यहाँ लाए। वहाँ पर माल को रख कर जो है सो हम लोग जो है सो के लिए वहाँ गए माल लाने के लिए। 2 नंबर पर और माल था, तो लाने के लिए गए। जब तक इधर ब्रश कर गया तो वहाँ से दौड़े। जब तक बारा बाबू यहाँ थाना है, वो दौड़ कर आए तो पूछताछ किए से क्या हुआ। हमको ऐसा आवाज़ कर गया ऐसे ही, तब उसको बुझाए। हम लोग को बोला बुझाओ, बुझाए बस। कौन से ट्रेन से माल आया था? तो वो तो बाबू को पता होगा ट्रेन के बारे में। तो कितने बजे यहाँ पर ट्रेन पहुँची थी और फिर लाके आप लोग रखे थे यहाँ पर? लगभग 2 बज रहा था लगभग उसी समय। और ला कर रखे उसी समय फट गया? हाँ, रख कर हम लोग जैसे जा रहे थे माल लाने के लिए, तो उसी टाइम जैसे बरस्ट किया। फिर हम लोग वहाँ से दौड़े। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, एनआईए की टीम पहुंचने वाली है, कितनी देर में पहुंचने वाली है और जांच अभी तक कहां पहुंची? बिल्कुल, देखिए अब चंद मिनटों में यहाँ पर एनआईए की टीम दरभंगा स्टेशन पर पहुंचेगी और उससे पहले यहाँ पर आईबी की टीम पहुंची हुई थी और साथ ही रेल पुलिस इस पूरे मामले को पहले से जांच कर रही है। और इस धमाके में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और अब तक जो बातें सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह पूरा मामला विदेश से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस फ़ोन नंबर को अंकित किया गया था इस पार्सल पर, उस फ़ोन से कई बार
पाकिस्तान में भी बात हुआ है, ऐसा जांच एजेंसियों को पता चला है। और साथ ही जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश के शामली से, उन लोगों से भी लगातार पूछताछ चल रही है। और एक शख्स जो तेलंगाना से हिरासत में लिया गया है उससे भी पूछताछ की जा रही है। और माना जा रहा है कि जांच जैसे जैसे और आगे बढ़ेगी इसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर पार्सल लाकर रखा गया था और रखते समय ही यहां पर धमाका हो गया था, जिसके बाद आग लगी और अफरा तफरी मच गया था इस दरभंगा स्टेशन पर। और सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें एक शख्स जो है यहाँ पर घूमते हुए नजर आया है और 10 मिनट तक वो बाहर कहीं बात कर रहा था, तो उसको भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा कि आखिर ब्लास्ट किस तरह से यहाँ पर पहुंचा और उसका उपयोग कहाँ होना था, क्योंकि जब यहाँ पर धमाका हुआ था उस समय अफरा तफरी मच गई थी और इतना जोरदार धमाका था कि आसपास के रहने वाले लोग सहम उठे थे। और जो सामने जीआरपी का कार्यालय है वहाँ से अधिकारी तुरंत भागे हुए यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स ने बुक किया था, जिस नाम से यह पार्सल बुक किया गया था, उसी के नाम से यहाँ रिसीव भी उसी को करना था। जिस सुफियान ने बुक किया था उसी के नाम से यहाँ से रिसीविंग भी था। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो संदिग्ध नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है इस केस से जुड़ी हुई, न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की ही ये खबर कि जांच में शामिल यूपी एसटीएफ ने शामली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को जिस पार्सल में धमाका हुआ था उसमें दिया गया मोबाइल नंबर शामली से गिरफ्तार किए संदिग्धों में एक के नाम और पते पर खरीदा गया था। फिलहाल यूपी एसटीएफ दोनों संदिग्धों से शामली के कैराना थाने में पूछताछ में जुटी है। दरभंगा धमाके के मामले में तेलंगाना एटीएस ने भी बड़ी कार्रवाई की। तेलंगाना एटीएस ने धमाके के मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। आरोप है कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए मददगार के तौर पर काम कर रहा था। हिरासत में लिए गए संदिग्ध से तेलंगाना एटीएस अज्ञात जगह पर पूछताछ में जुटी है। चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार मौजूद है। चंद्रमोहन, एक बार एक नाम सामने आ रहा है, मोहम्मद सुफियान, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, पार्सल मोहम्मद सुफियान के नाम से बुक किया गया था और यहाँ पर रिसीव भी मोहम्मद सुफियान को करना था, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया कि आखिर कौन वो मोहम्मद सुफियान है जिसने पार्सल भेजा और फिर उसी को यहाँ पर रिसीव भी करना था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब फ़ोन नंबर ट्रेस हुआ तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के रहने वाले एक शख्स के नाम पर यह सिम जो है वो निकाला गया है। तो उन 2 लोगों को, पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि मोहम्मद सुफियान कौन है। और एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, यही वो बोतल है जो यहाँ पर फटा था और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे इस बोतल पे पूरा काला पड़ा हुआ है। तो यही वो बोतल है जो फटा था और उसके बाद इस दरभंगा स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई थी। जिस पूरे मामले की जांच के लिए अभी एनआईए पहुंच रही है कि आखिर उस बोतल में क्या था, कौन सा ऐसा विस्फोटक था जिसको यहाँ पर रखते ही एकाएक धमाका हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मची थी। तो पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर एनआईए पहुंचेगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे तफ्तीश आगे बढ़ेगा। चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिए। दरभंगा धमाके के मामले में देखिए, बिहार एटीएस को मोहम्मद सुफियान की तलाश है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की ही खबर है कि बिहार एटीएस सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि धमाके के सिलसिले में जिस मोहम्मद सुफियान की तलाश है वो कुछ महीनों पहले ही कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद जावेद का साथी बताया जा रहा है। मोहम्मद जावेद इस वक्त कश्मीर की एक जेल में बंद है। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके की जांच में एक और बड़ी खबर। धमाके में शक की सुई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर जा रही है। जिस पार्सल में धमाका हुआ उसमें दिया गया नंबर यूपी के शामली के रहने वाले शख्स के नाम पर लिया गया। इस सिम कार्ड के रिकॉर्ड से यह पता चला कि इस मोबाइल नंबर से एक बार नहीं कई बार विदेश में भी बात हुई। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके पर एक और बड़ी खबर। आपको बता दें, सीसीटीवी तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें स्टेशन पर धमाके के दौरान देखिए संदिग्ध शख्स की मोबाइल लोकेशन नेपाल के बॉर्डर के पास मिली है।
ऐसे में जांच एजेंसियों ने संदिग्ध के नेपाल भागने की आशंका जताई। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को जो संदिग्ध युवक दिखा वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुए धमाके के दौरान वहां मौजूद था। यही नहीं, संदिग्ध ने धमाके के बाद करीब 10 मिनट तक मोबाइल फोन पर बात भी की थी। तो ये संदिग्ध सीसीटीवी तस्वीरों में नजर आया है और इसकी लास्ट लोकेशन इसके फोन को ट्रेस करने के बाद जो मिली वो नेपाल मिली है। अब इसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये शख्स काफी देर तक वहां घूमता फिरता नजर आया ब्लास्ट के बाद और 10 मिनट तक किसी से फोन पर बात करता हुआ भी नजर आया। वो किससे बात कर रहा था? अब जैसे वो शख्स जो संदिग्ध सीसीटीवी में दिख रहा है, जब वो गिरफ्त में आएगा तो सारे तार एक एक कर खुलेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई मौत की पुष्टि की। डेल्टा प्लस वेरिएंट से रत्नागिरी के 80 साल के आदमी की मौत हुई। हालांकि मरने वाला शख्स पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहा था। तो बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र से, जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने हालांकि इसकी पुष्टि की और इसी के साथ चिंताओं की लकीरें माथे पर अब जरूर आ गई होंगी हर राज्य में। रत्नागिरी से ये केस सामने आया जहां पर 80 साल के एक बुजुर्ग बताए जा रहे हैं, उनकी मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हुई है। हालांकि ये भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई कि पहले बहुत सारी कई बीमारियों से भी वो शख्स जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा पाई। लेकिन बड़ी खबर आ रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में पहली मौत की खबर इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है, 80 साल के बुजुर्ग की। हालांकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने ही इसका खुलासा किया है। तो अब जो खतरा है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट का है। 20 मरीज महाराष्ट्र में अकेले अगर देखें तो 20 मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट के हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए स्वास्थ्य मंत्री खुद इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि एक मौत महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है। कितना बड़ा ये खतरा आने वाले दिनों में बन सकता है? देखिए अर्पिता, डेल्टा प्लस वेरिएंट काफी ज्यादा खतरनाक ये म्यूटेंट है और जो जानकार हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 40 डेल्टा प्लस के वेरिएंट है, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ये मामले हैं। महाराष्ट्र में 21 मरीज हैं जिन्हें डेल्टा प्लस वेरिएंट की चपेट में वो आ चुके हैं। सबसे महाराष्ट्र में एक जो आंकड़े हैं वो रत्नागिरी में सबसे ज्यादा है। रत्नागिरी में 9 मामले हैं, जलगांव में 7 मामले हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं जिसमें जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म भी किया है कि रत्नागिरी में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज की एक मौत हो चुकी है। 80 साल के ये मरीज बताए जा रहे हैं कोमॉर्बिड, यानी कि पहले से इन्हें काफी ज्यादा बीमारियां थी, लंबी बीमारियों से काफी ज्यादा ग्रस्त थे और उन्हें कोविड भी हुआ था। और डेल्टा प्लस वेरिएंट उनकी रिपोर्ट से ये पता चला था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के वो मरीज हैं, उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा मामले होने के लिए सरकार भी ज्यादा कंसर्न है। शुक्रिया विवेक। उधर ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे सामने आई एक रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में फंसती दिख रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब पूरे देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, तब दिल्ली सरकार ने केंद्र से अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। न्यूज 18 के एहतशाम खान की खबर है कि अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली को जब सिर्फ करीब 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब दिल्ली सरकार ने 1140 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की उस समय डिमांड रखी थी। बीजेपी ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की, जिसकी वजह से कोरोना से प्रभावित 12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी रही, दिक्कत हुई। अब ये रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी और दिल्ली सरकार में किस तरह की सियासी बयानबाजियां शुरू हुई हैं, जरा ये सुनिए। पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली।
4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मामले की सुनवाई करते हुए एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की। वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर ये सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया। दिल्ली के वो लोग जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किस तरह से कमी हुई थी। और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था, पूरे देश में ऑक्सीजन का मैसअप कर दिया था। डॉक्टर्स ने चिल्लाया, हॉस्पिटल्स ने चिल्लाया, उसकी जिम्मेदारी लेने की जगह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये महाझूठ बोलते हुए। इस वक्त इसी खबर पर 2 सहयोगी हैं साथ। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हैं, यतेंद्र शर्मा बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हैं और प्रियंका कांडपाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। प्रियंका, अभी फिलहाल जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या स्टैंड क्लियर किया आम आदमी पार्टी ने कि क्या ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक सौंपी ही नहीं गई कोर्ट में? साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा कि ये रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती और उनका इसके पीछे तर्क ये है कि ये रिपोर्ट साइंड और अप्रूव्ड नहीं है। उन्होंने कहा है कि तमाम मेंबर्स जो इसके हैं उनसे उन्होंने बात की है और मेंबर्स ने जानकारी दी है कि किसी भी रिपोर्ट पे उन्होंने साइन नहीं किया है, किसी भी रिपोर्ट को अप्रूव नहीं किया है। तो वो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, कि उन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया है। लेकिन यहाँ पर ये एक तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है जो बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस पूरी रिपोर्ट की जानकारी दिल्ली सरकार को उनके वकील ने मेल के जरिए भेज दी थी। तो ये एक नई बात सामने आई है जिसको लगातार बीजेपी के नेता भी ट्वीट करके बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास इस रिपोर्ट को पहले ही उनके वकीलों द्वारा भेज दिया गया है। यतेंद्र, जरा बताइए, क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं, वहां बीजेपी ने जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया सामने आए, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, इनकार कर दिया है। अब बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, इस रिपोर्ट्स को लेकर आरोप और प्रत्यारोपों की राजनीति शुरू हो गई है और मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। लेकिन सही मायने में देखें तो ये काफ़ी गंभीर मामला है और ऐसे में राजनीतिक दल राजनीति तो करेंगे, लेकिन सही क्या है ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 4 गुना ज़्यादा जो रिपोर्ट, बीजेपी का कहना है कि जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट की वो बात कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है, उसे सबमिट किया जा चुका है और बताया ये भी जा रहा है कि एफिडेविट उसके साथ दिया गया है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो कौन सही है, कौन झूठ? ट्वीट है जिसे देखना बहुत जरूरी है। इस बीच संबित पात्रा ने एक ट्वीट करते हुए मनीष सिसोदिया को जवाब दिया। संबित पात्रा ने रिपोर्ट की फोटो को ट्वीट किया है और लिखा है कि प्रिय मनीष सिसोदिया जी, सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट से जुड़े तथ्य यहां मौजूद हैं।
सच को देखकर आंखें बंद कर लेने से सच बदल नहीं जाएगा। संबित पात्रा के ट्वीट के जवाब में अब देखिए मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया और पलटवार करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे कमेटी के सदस्यों के साइन वाली रिपोर्ट दिखाइए। ये रिपोर्ट बीजेपी ऑफिस में तैयार की गई है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। हम इस पर सुप्रीम कोर्ट में ही जवाब देंगे। प्रियंका, यानी अब वार पलटवार के बीच देखिए बाकायदा बीजेपी की तरफ से एक रिपोर्ट, एक फोटो भी पेस्ट ट्वीट की जाती है और ये कहा जाता है कि देखिए इसमें सारी सच्चाई है, लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि जो कमेटी के सदस्य हैं वो रिपोर्ट दिखाइए जिसमें उनके साइन हो। जी बिल्कुल, यही तथ्य लगातार दिल्ली सरकार बोल रही है कि अगर ये उस जो सब ग्रुप बनाया गया था, अगर ये उसकी ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है तो इसका साइंड और अप्रूव्ड वर्जन वो दिखाएं, वरना कोर्ट पर भी इस मामले को लेके जा सकती है। इसी बीच में आपको बताऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है और इन्होंने कहा है कि मेरा गुनाह यह है कि 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए मैं लड़ता रहा। जब आप चुनाव रैली कर रहे थे तो मैं रात भर जाकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। ऐसे में लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया और लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बुरा लग रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, केंद्र सरकार पर उन्हें अपना गुस्सा निकाला है और कहा है कि जब बाकी सरकारें रैलियां कर रही थी, चुनाव में व्यस्त थी, वो ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, कि वो कोर्ट के पास भी उस वक्त गए और ऐसे में एक बार फिर पूरा स्टैंड आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से क्लियर किया गया है कि उनका कहना है कि ये कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर ये रिपोर्ट है तो इसका साइंड और अप्रूव्ड वर्जन वो आम आदमी पार्टी सरकार के सामने रखे। वहीं पर बीजेपी मेल का एक स्क्रीनशॉट जो दर्शकों को अभी आपने भी दिखाया, उस मेल के स्क्रीनशॉट में जो वकील हैं उनकी तरफ से एफिडेविट की जानकारी बकायदा भेजी गई है। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दोनों पार्टी एक दूसरे और देखिए जो तस्वीर है वो 30 जून को साफ हो जाएगी, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में 30 जून को ही सुनवाई और सबमिट करनी होगी। उस वक्त जो सिचुएशन है वो साफ हो पाएगी। इस बीच ऑक्सीजन सप्लाई से जुड़ी रिपोर्ट पर बीजेपी और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। ने ऑर्डर किया, आप तुरंत बोलते हैं हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है और 24 जून को अर्थात कल ये रिपोर्ट सबमिट होती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां बताया जाता है कि 4 गुना बढ़ा करके ऑक्सीजन सप्लाई बताया गया था दिल्ली का। तो ये सब कुछ सोच समझ करके अरविंद केजरीवाल जी जानते थे, अनजाने में नहीं, जानबूझकर मोदी जी पे हमला करने के लिए किया। लोग जान भी गंवाए हैं और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को उन बच्चों का उत्तर देना पड़ेगा जो बच्चे आज दिल्ली में यतीम हो गए हैं। अरविंद जी, आपके इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण न जाने कितने बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है। इसका जवाब कौन देगा? वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहाँ संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। यतेंद्र, ये जो फोटो संबित पात्रा ने अब ट्वीट किया है, ये क्या है? क्या ये वाकई वही अंतरिम रिपोर्ट है जिसकी बात बीजेपी कर रही है, या कोई और डॉक्यूमेंट है जिसको बीजेपी ने रखा है आज ट्विटर पर? देखिए, जो संबित पात्रा ने ट्वीट किया, इससे पहले मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं है। तो उसी का पलटवार ये माना जा रहा है और संबित पात्रा ने बाकायदा उस रिपोर्ट के जो अंश हैं, उस रिपोर्ट्स के अंश को पब्लिश किया, ट्वीट किया और एक जवाब दिया है कि आप जिस रिपोर्ट को झुठलाने की बात कर रहे हैं, ये वो रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया, किस तरह से पैनिक फैला गया है दिल्ली सरकार की तरफ से और साफ तौर पर जो जितनी ज़रूरत थी
गई दिल्ली सरकार को, उससे 4 गुना ज़्यादा डिमांड की गई। यानी कि सीधा सीधा वार और पलटवार की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और माना यह भी जा रहा है कि जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, ये रिपोर्ट को झूठा बताया गया है, उसमें बताया गया कि साइन नहीं है, तो उसके ऊपर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका जवाब देने के लिए भी आधिकारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर सकती है। हालांकि ट्वीट की तरफ से पलटवार संबित पात्रा की तरफ से कर दिया गया और अपने उसी आरोपों पर बीजेपी कायम है, जो वो रिपोर्ट्स के हवाले से दे रही है कि जो दिल्ली सरकार की जरूरत थी, जो दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत थी, उससे भी 4 गुना ज्यादा जो डिमांड की गई वो जानबूझकर की गई है, वो पूरे देश भर में पैनिक फैलाने के लिए की गई। ठीक है, यतीन रहिए जरा आप साथ। देखिए, ऑक्सीजन पर कमेटी की रिपोर्ट पर बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार पर जो आरोप लगाए गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने पलटवार किया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। बीजेपी की तरफ से एक रिपोर्ट दिखाकर ये आरोप लगाया जा रहा है कि पूरे देश में जो ऑक्सीजन को लेकर के क्राइसिस हुई, इसके पीछे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार थी, जिसने दिल्ली में ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मंगाया। सौरभ जी, क्या कहना इस रिपोर्ट पर, जो रिपोर्ट आई है? देखिए, एक तो ये रिपोर्ट आई नहीं है, ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये भाजपा ने रिपोर्ट बनाई है और इस पैनल के कुछ सदस्यों से हमने सुबह बात की तो उन्होंने बोला अभी तक तो कोई रिपोर्ट आई नहीं है। और जब हमने भाजपा को चैलेंज किया कि आप दिखाइए इस रिपोर्ट पे कितने मेंबर्स के साइन हैं, तो संबित पात्रा गायब हो गए। तब से वो नहीं आए हैं फिर टीवी पे। दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी थी वो नकली नहीं बनाई जा सकती। हजार लोग ऑक्सीजन की कमी के ट्वीट कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे? मरीजों के रिश्तेदार मौजूद थे, प्राइवेट अस्पताल मौजूद थे, डिस्ट्रीब्यूटर ऑक्सीजन के मौजूद थे, ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरर मौजूद थे, दिल्ली सरकार मौजूद थी, केंद्र सरकार मौजूद थी। सबका पक्ष सुना जा रहा था कि आप कितनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, आपको कितनी ऑक्सीजन आ रही है, आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए। सारे पक्ष वहाँ मौजूद थे और उन पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ये कह रहा था, हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जितनी ज़रूरत है उतनी आप नहीं दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तब हाई कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे केंद्र ने ऑक्सीजन बढ़ाई। तो ये संभव नहीं है कि ये सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो हैं, अरविंद केजरीवाल के कहने पे झूठ बोल रहे थे। मनीष सिसोदिया के बयान के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्या कहा, जरा सुनिए। ऑक्सीजन ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली में सियासी घमासान भी छिड़ गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आदेश जी, इस पूरी ऑडिट रिपोर्ट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ये रिपोर्ट तथाकथित रिपोर्ट है, ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, कोई रिपोर्ट मेंबर्स के द्वारा साइंड और अप्रूव्ड नहीं है, बीजेपी ने इसे अपने घर में, अपने दफ्तर में बनाया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी अपराधी के अपराध स्वीकार हो जाता है, अगर कोई चोर के ऊपर चोरी साबित हो जाती है, कोई डकैती करने वाले के ऊपर डकैती साबित हो जाती है, कोई बलात्कारी को बलात्कार के आरोप में साबित हो जाता, तो क्या वो कहेगा हाँ मैंने किया था? वही दिल्ली सरकार कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही है और दिल्ली सरकार ने जो ऑक्सीजन के मामले में मिसमैनेज किया है, जो लापरवाही बरती है, जो प्रशासनिक अक्षमता उनकी दिखी है, उसी के कारण तो लोग इतना दिल्ली में नुकसान हुआ है। देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पर कैपिटा दिल्ली को मिली है, 60.98 MT पर 10,000 दिल्ली को मिली, बाकी राज्यों को कम मिली है। केंद्र सरकार ने जो ऑक्सीजन दी वो इनको ज्यादा दी है और ये उसको सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए, जिसके कारण से 12 राज्यों में जो मौतें हुई हैं कोरोना से, उसका जिम्मेदार भी केजरीवाल है और इन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। केजरीवाल ने इतनी बड़ी लापरवाही बरती है, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए तुरंत। दिल्ली सरकार की तरफ से जरूरत से 4 गुना अधिक ऑक्सीजन मांगे जाने की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक्सपर्ट पैनल ने यह बताया है कि दिल्ली के अंदर सेकेंड वेव के समय पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल था। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। दिल्ली के अंदर अधिकांश लोगों की मौत अस्पताल में, अस्पताल के बाद ऑक्सीजन न होने की वजह से हुई। उस समय अरविंद केजरीवाल जी, कई विधायक और कार्यकर्ता लगातार अपने घरों से ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे थे और सप्लाई कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस को तुरंत इसके अंदर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और वो कोई भी व्यक्ति इस कालाबाजारी में इन्वॉल्व हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या विधायक हो। दिल्ली सरकार के ऑक्सीजन डिमांड के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। नकवी जी, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का काफी हंगामा हुआ था। अब ऑक्सीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है ऑक्सीजन ऑडिट की, उसमें आया है कि जितनी डिमांड थी उससे 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई। देखिए, इस पैंडेमिक पीरियड में भी कुछ लोग पैनिक और पाखंड की प्रयोगशाला बन गए और जिस समय की लोगों को मदद की जरूरत थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार भरपूर मदद कर रही थी, उस समय भी पैनिक पैदा करना, पाखंड करना, ये कुछ लोगों ने किया और एक के बाद एक वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय अगर आप संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बन सकते तो सियासी व्यवधान का किस्सा मत गढ़िए, लेकिन ऐसा लोगों ने किया और अब आज उनकी ये सारी की सारी जो घपलेबाजी थी वो सामने आ रही है। तो क्या लगता है ये जानबूझकर हंगामा किया गया, पैनिक क्रिएट किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि डिमांड कम थी और उससे 4 गुना ज्यादा मांगा गया? जानबूझ करके माहौल को खराब करना, जानबूझ करके भय और भ्रम का माहौल पैदा करना, आशंकाओं का और अफवाहों का माहौल खड़ा करना, ये कोशिश थी। तो अपनी कमियों को दूर करने के लिए तो देखिए, अपने जो नाकामियां हैं उस पर किस तरह से जो है वो पर्दा डालो, वो कोशिश है। और नाकामियों पे अपने पर्दा डालने के लिए जो लोगों की सेहत और सलामती के लिए काम हो रहा है उस पर पलीता लगाया गया। ऑक्सीजन सप्लाई के विवाद के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि मेरा गुनाह सिर्फ ये कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनावी रैली कर रहे थे, मैं रात भर जागकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। वहीं पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ऑक्सीजन सप्लाई के मुद्दे पर क्या कहा, वो भी जरा सुनिए। आज भर आके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें वो माहिर हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापन में, और बताना चाहिए कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश में इस पैनिक को क्यों क्रिएट किया गया और उस वक्त पे ये पैनिक क्रिएट किया गया जब सबको एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। जब 279 मेट्रिक टन की ज़रूरत थी तो आपने ये क्यों बोला गया कि आपको 1100 मेट्रिक टन की ज़रूरत है, और क्यों आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बोला कि आप जो आपकी डिमांड है उसको इन्फ्लेट करके सेंटर को बताइए। तो इतनी घिनौनी राजनीति का जवाब देना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। हर चीज़ में झूठ बोल के निकल नहीं सकते हैं। प्रियंका, संबित पात्रा ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि देखिए ये जो रिपोर्ट है ये भेजी गई थी, बाकायदा उन्होंने डेट भी मार्क की कि इस डेट को दिल्ली सरकार को ये रिपोर्ट भेजी गई है। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये साफ हुआ कि रिपोर्ट उनको मिली या नहीं मिली? इसी ट्वीट के ऊपर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए, आप सिर्फ तमाम मेंबर्स की जो अप्रूव्ड और साइंड कॉपी है उसको दिखा दीजिए। ये जो ट्वीट संबित पात्रा ने किया है ये सुप्रीम कोर्ट की जो जांच एजेंसी होती है उनकी तरफ से, उनके लॉयर की तरफ से दिल्ली सरकार के लॉयर को भेजा गया है। 22 जून 11:30 बजे का समय इस फोटो में दिखाया गया है कि 22 जून को ये रिपोर्ट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पर इस पर मनीष सिसोदिया का जवाब ये है कि आप हमको वो रिपोर्ट दिखा दीजिए जो कि साइंड हो और अप्रूव्ड हो, यानी कि स्टैंड अभी आम आदमी पार्टी सरकार का, दिल्ली सरकार का यही है कि ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती है और ये रिपोर्ट क्योंकि साइंड और अप्रूव्ड नहीं है, मेंबर्स ने क्योंकि इस पर हामी नहीं भरी है, इसलिए ऐसी किसी रिपोर्ट को वो जवाब देने के लिए नहीं समझता। और उनका कहना है बीजेपी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। यतेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे। आपातकाल की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के दिनों को याद किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। आपातकाल की 46वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि आपातकाल के काले दिनों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1975 से 1977 का समय संस्थाओं की सुनियोजित बर्बादी का गवाह बना। आइए हम भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करने का संकल्प लें और हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर खरा उतरें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी इमरजेंसी की बरसी पर ट्वीट किया और लिखा कि एक परिवार के विरोध में उठने वाले स्वरों को कुचलने के लिए थोपा गया आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का
एक काला अध्याय है। 21 महीनों तक निर्दयी शासन की क्रूर यातनाएं सहते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले सभी देशवासियों के त्याग और बलिदान को नमन। 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ और अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी। असंख्य सत्याग्रहियों को रातों रात जेल की काल कोठरी में कैद कर प्रेस पर ताले जड़ दिए। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनकर संसद और न्यायालय को मूक दर्शक बना दिया। गृहमंत्री अमित शाह के ट्वीट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने क्या जवाब दिया, वो सुनिए। निश्चित तौर से इमरजेंसी एक गलत कदम था, लेकिन अमित शाह जी, पिछले 7 सालों में आपकी सरकार ने जो कुछ किया है, इमरजेंसी उसके सामने बहुत छोटी हो गई है। कांग्रेस ने तो माफी भी मांगी है इमरजेंसी के लिए। क्या आप जो कुछ अपनी सत्ता के दौरान किया है, आप माफी मांगेंगे? इस बात से आप भी डरिए कि 40 साल 50 साल के बाद जब मौर्य इतिहासकार इतिहास लिखेगा तो आपका सत्ता का दौर ज्यादा भयानक होगा इमरजेंसी के मुकाबले में। आपातकाल की बरसी पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जून 25, 1975 को एक इमरजेंसी भारत में लगती है और उस वक्त तमाम नेताओं को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। उनमें केसी त्यागी साहब भी मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। सर, इमरजेंसी के वो 21 महीने किस तरीके की चीज़ें आपके दिमाग में, जहन में आती हैं वो बात सोच के? मैं आज 45 वर्ष हो गए हैं देश में आपातकाल जब लगा था, लेकिन भारत के जनमानस के पटल पर उसकी स्मृतियां लुप्त हो गई। ये अंग्रेजों के राज जैसा ही राज कायम हो गया था, जिसमें ना नागरिक आज़ादी थी, ना प्रेस की आज़ादी थी, सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो चुके थे, ना अदालत स्वतंत्र थी। और आज जब हम 45 साल मना रहे हैं, उसी समय यूरोप में भी फासिज्म के साल मनाए जा रहे हैं, जो हमारे से भी पुराने हैं। मैं पिछले दिनों पोलैंड गया, वहाँ की सड़कें पुती पड़ी हैं, नई पीढ़ी को बताया जा रहा है किस तरह से हिटलर शाही के चलते सारे लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गए थे। सड़कों पर हजारों के जुलूस लड़के लड़कियों के डाउन डाउन विद फासिज्म, अप विद डेमोक्रेसी के नारे लगाते घूम रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ शांति। हमारा जो जनमानस है उसके पटल पर उसकी स्मृतियाँ भी खत्म।